सभी लोगों का आगे क्लासेस में धन्यवाद। आज हम सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। जो बोर्ड के एग्जाम में आपके IPSC पद्धति आता है, उस पद्धतियों के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले IPSC पद्धति क्या है, कहाँ पे निर्माण हुआ था, इसके बारे में क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इन कार्बनिक यौगिकों के नामकरण करने के लिए रसायनज्ञों के द्वारा एक संगोष्ठी आयोजित किया गया, जिसमें बताया गया कि विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका नामकरण कैसे किया जाए। तो इसके लिए जिनेवा उस संगोष्ठी में एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, एक पद्धति बनाया गया, जिसका नाम जिनेवा पद्धति के नाम से जाना गया। यानी उस पद्धतियों IUPAC एक पद्धति बना और इन्हीं पद्धतियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने का विचार प्रस्तुत किया गया। अब इसके आधार पे आप देखें कि इसमें नामकरण करना तो आसान था, थोड़ा सा दोष ये होता है कि इसके नाम बड़े और थोड़ा सा जटिल होते हैं। अब इसके तहत हम पहले IPSC नामकरण करने के लिए तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने का विचार प्रस्तुत करेंगे कि कार्बनिक यौगिक का क्या नामकरण होगा, अर्थात हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे। अनिल कार्बनिक पदार्थ जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वह हाइड्रोकार्बन होते हैं। यानी ये हो गए हमारे हाइड्रोकार्बन, ये पहले दिमाग में रखे गए। यानी हाइड्रोकार्बन ये कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने के फलस्वरूप बनते हैं। अब सबसे पहली चीज है कि इस हाइड्रोकार्बनों में आता कौन है, तो हाइड्रोकार्बन के जो पार्ट होते हैं वह दो होते हैं। अर्थात आप देखें कि यह हाइड्रोकार्बन एल्केन, पहले ध्यान देंगे एल्केन होता है। एल्केन से जो व्युत्पन्न है वह एल्कीन, एल्काइन, ये सभी आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं। यानी एल्केन है और एल्केन से व्युत्पन्न, यानी इस एल्केन से व्युत्पन्न आप देखेंगे कि एल्कीन, फिर एल्काइन, एल्काइन, अरे ये दो चीजें, यह एल्केन, एल्कीन, फिर यहाँ पे एल्काइन। अब देखिए ये दो चीजें, जबकि ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन है। अर्थात हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन जो होता है यह दो प्रकार का होता है। सबसे पहले एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये दो चीजें होती है, दो कार्बन होते हैं हाइड्रोकार्बन। इसके अंतर्गत आपका एल्केन आता है, क्या आता है एल्केन, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका एल्कीन और एल्काइन आता है। यानी ये दोनों दो पार्ट में हो जाते हैं, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अब इनका हम नामकरण करने का विचार देखेंगे कि एल्केन का IPSC पद्धति में क्या नाम होता है। तो सबसे पहले हम कार्बनों की संख्या का अध्ययन करते हैं, उसके बाद तब हम नामकरण करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम
नामकरण करेंगे हाइड्रो कार्बन यानी कार्बनिक यौगिक का नामकरण, कार्बनिक यौगिक का नामकरण यानी इसके बारे में हम देखेंगे संतृप्त। संतृप्त का तो सबसे पहले आप फार्मूला रहेंगे कि CnH2n+2 यानी ये जो फार्मूले होते हैं यह फार्मूला आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन का होता है जिसमें एल्केन आता है कार्बन की संख्या। अब इसमें हम देखते हैं कि कार्बन की संख्या में जब आपका कार्बन की संख्या 1 होता है इसे ग्रीक भाषा में मेथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेथ कहा जाता है। जब C2 रहता है तो इसे एथ कहा जाता है। ये पहले दिमाग में रखिएगा, एथ कहा जाता है। जब 3 आता है इसे प्रोप कहा जाता है। फिर उसके बाद 4 रहता है तो इसे ब्यूट कहा जाता है। 5 रहता है तो इसे फेट कहा जाता है। फिर 6 रहता है तो इसे हेक्स कहा जाता है। फिर 7 रहता है तो इसे हेक्ट कहा जाता है। फिर 8 रहता है तो इसे ऑक्ट कहा जाता है। फिर 9 रहता है कार्बन की संख्या इसे नोन कहा जाता है। फिर यदि 10 हो जाता है तो इसे डेट कहा जाता है। इस तरीके से कार्बन की संख्या में हम इसको देखेंगे कि ये परफिक्स होता है। ये क्या होता है? परफिक्स। अब ये ग्रीक भाषा का नाम होता है। अब सफिक्स क्या है? तो सफिक्स में हमें एल्केन देखते हैं कि यह हाइड्रोकार्बन एल्केन होते हैं। तो एल्केन में अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, एल के जो शब्द है और एल जो शब्द है तो ये परफिक्स होता है, ये सफिक्स होता है। इसी तरीके से इस एल्केन से व्युत्पन्न जो यौगिक बनते हैं वह भी इस एल को हटा करके ही बनाया जाता है आईपीएससी पद्धतियों में नामकरण करने के लिए। अब सबसे पहले चीज यहाँ पर देखें, एक होता है परफिक्स, फिर उसके बाद एन है आपका सफिक्स। सफिक्स अब देखें यानी इसी को हमको लगाना रहता है तो कार्बन की संख्या यानी यहाँ पे देखिए जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो यहाँ पे जो सफिक्स लगाया जाएगा ये दिमाग में रहे कि जो सफिक्स लगता है अर्थात अनुलग्न, ये अनुलग्न बाद में लगाया जाता है। तो एथ है कार्बन की संख्या पे, मेथ है कार्बन की संख्या पे। अब इसमें हमको एन लगा देना है यानी हाइड्रोकार्बन में एन लगना है, चाहे वह साधारण नाम को लिखना हो चाहे आईपीएससी पद्धतियों में नामकरण करना हो। तो एल्केन जैसे हाइड्रोकार्बन का जब नाम लिखना रहता है तो दोनों एक समान नाम चलता है। इसको तो पहले विशेष तौर से ध्यान देना है। जैसे कार्बन की संख्या 1 है तो H2 गुणे यानी यहाँ पे हो गया 1+2 अर्थात ये बना CH4। अब यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या को पता करिए, कार्बन की संख्या यहाँ 1 है, कार्बन की संख्या यहाँ 1 है अर्थात यह मेथ हो गया। ध्यान दीजिए अब इसमें n का फार्मूला हमने लगाया है तो n 1+2 जो n को दर्शाता है अर्थात n इसमें जोड़ देना है तो मेथ धन a यानी दोनों को जोड़े तो a हो गया मेथेन। क्या हो गया? मेथेन। इसी तरीके से एथेन को बनाना है तो ऐसे। अब यह एथेन जो होता है ये आईपीएससी पद्धति में नाम लिख दिया तो चाहे सिंपल में बोलेंगे और चाहे इसको आईपीएससी में बोलेंगे, ये सिंपल नामों में यह नामकरण लिख दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि 2 है तो H2 गुणे यहाँ पे देखें 2 और +2। अब यहाँ पे C2 अब देखिए क्या बनता है C2H6 यानी ये बना। अब यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या यहाँ पे आपको 2 दिखाई दे रहा है तो 2 का मतलब 8 हो गया। अब यहाँ 8 है तो 8 में अब n जोड़ दीजिए तो एथेन हो गया। इस तरीके से एथेन नामकरण हो गया। तो ये आईपीएससी में नाम हो गया IUPAC। अब कभी कभी ऐसा आता है कि पूछता है कि IUPAC का पूरा नाम बताइए। देखिए IUPAC
AC का पूरा नाम, पूरा नाम। तो पहले सबसे पहले आई है, इसको लिखते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका नाम। यानी इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय अनुप्रयुक्त विशुद्ध रसायन संघ, यानी ये इसका पूरा नाम हिंदी में होता है। यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, इसी को हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय अनुप्रयुक्त विशुद्ध रसायन संघ। यानी ये इसका नाम आता है। कभी कभी ये भी पूछ देता है। अब इनसे उत्पन्न, यानी हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न जो हमारे व्युत्पन्न जो कंपाउंड्स होते हैं, उनके हम यौगिकों का नामकरण करते हैं। तो उसका नामकरण हम अगले टर्म में बताने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आपका आगे क्लासेस में धन्यवाद।